Good morning. So today we are going to discuss a very important branch of climatology and that is the composition of atmosphere कि वायुमंडल का संगठन क्या है। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि वायुमंडल की संरचना क्या है, उसका स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, उसकी लेयरिंग क्या है, जिसमें ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ा था। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन किया है कि एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस in which solid and liquids are also present. तो जो एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, द envelops which surrounds us is known as एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो गैसेस हैं उनका परसेंटेज क्या है, जो डोमिनेंटली गैसेज ही हैं, जो सॉलिड्स हैं उनका परसेंटेज क्या है, और जो लिक्विड हैं उनका परसेंटेज क्या है, और इनका काम क्या है वायुमंडल में। तो अगर हम देखें संगठन क्या है वायुमंडल का, तो नाइट्रोजन जो है ये 78.03% है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द गैस नंबर 1। सेकेंड पे जो है वो ऑक्सीजन है, ये 20.99% है। तीसरे पे आर्गन है, ये 0.94% है वायुमंडल में। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 0.03 है। फिर उसके बाद से हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही कम है, 0.00006 है। फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब कुछ इनर्ट गैसेज और हैं वायुमंडल में। फिर ओजोन है जो कि 0.0000006% है वायुमंडल में। फिर कुछ और ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और फिर वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो वाटर वेपर 0 to 4% हैं, जबकि डस्ट पार्टिकल्स 0.0000001 है। इन दोनों को वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स को मिला के हम लोग एरिजोल्स बोलते हैं, और इसको कभी कभी ये भी बोला जाता है कि दीज आर दी इम्प्योरिटीज ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की ये अशुद्धियां हैं, क्योंकि मूल रूप से हम लोग वायुमंडल यही डिफाइन करते हैं कि एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उसमें जो सॉलिड और लिक्विड है जिसको हम लोग एरिजोल्स बोलते हैं, इसको हम लोग वायुमंडल की अशुद्धियां भी बोलते हैं। सबसे खास बात यह है कि डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स जो हैं ये निचले वायुमंडल में ही पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब जो भी क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जो भी वेदर संबंधी फ्लक्चुएशंस होंगे, वो सब के सब निचले वायुमंडल में ही होंगे। अब जो ये गैसेज हैं डिफरेंट, इनके रोल क्या हैं, ये वायुमंडल में क्या कर रहे हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन गैस को देखें तो हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि प्लांट्स वगैरह इसको लेते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये ऊर्जा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। नाइट्रोजन एक और काम करता है कि जो ऑक्सीजन का कंबशन पावर है, उसका जो ज्वलनशीलता है ऑक्सीजन की, उसको भी ये कम करता है। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो संभवतः वायुमंडल में जो फायर होता, जो आग होती, उसको बुझाना मुश्किल होता। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन विच प्रिवेंट्स द कंबशन पावर ऑफ द ऑक्सीजन। इस तरीके से नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। और नाइट्रोजन जितनी बनती है, इसीलिए हमने जब आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे आर द परमानेंट गैसेस, देयर परसेंटेज रिमेन्स द सेम इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि नाइट्रोजन जितना प्रोटीन बनने में जितनी समाप्त होती है, जितना ओशन में प्लैंकटॉन्स इसको ग्रहण करते हैं एटमॉस्फेयर से, और जितना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पल्सेस के थ्रू, दलहन फसलों के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है सॉइल्स में, तो जितनी समाप्त होती है वायुमंडल से, उतनी ही वायुमंडल में या ऑर्गेनिक मैटर के डीके से और एनिमल्स से और प्लांट से आ भी जाती है नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन का परसेंटेज वायुमंडल में सदा समान रहता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में। जो दूसरी गैस है ऑक्सीजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, जिसको हमने बताया कि 20.99% वायुमंडल में उपस्थित रहती है। हम सब लोगों को पता है कि वायुमंडल कितनी उपयोगी है जीवन के लिए, क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही हम लोग इनहेल करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए या इस पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम ईंधन से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते थे, और फायर भी नहीं होता, हम खाना वगैरह भी नहीं बना सकते थे। इसका मतलब किसी भी ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
या हम यूं कहें कि फायर के लिए, खाना पकाने के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना ऑक्सीजन हम लोग इसमें खत्म करते हैं, ज्वलनशीलता में जितनी ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है या सांस लेने में जितनी ऑक्सीजन हम लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, उतनी ऑक्सीजन वायुमंडल में फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स वापस कर देते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की भी मात्रा वायुमंडल में लगातार बराबर बनी रहती है और इसीलिए हमेशा कहा जाता है, अभी कल ही अर्थ डे था, जो अर्थ डे के दिन, इन्वायरमेंट डे के दिन हम लोग बोलते हैं कि आप लोग पेड़ पौधे लगाइए। वो इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसके लिए सिंक का काम करते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसके द्वारा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की भी मात्रा एक समान बनी रहती है। और इसको भी हम बोलते हैं कि दीज आर द परमानेंट गैसेज, देयर परसेंटेज रिमेन्स द सेम इन द एटमॉस्फेयर। अब जो आर्गन है ये एक इनर्ट गैस है, ये वायुमंडल में संतुलन की अवस्था को बनाए रखती है और संतुलित नहीं होने देती है चीजों को। और बहुत सी और भी इनर्ट गैसेज हैं, जैसा कि मैंने कंपोजिशन में बताया था आपको, क्रिप्टॉन, जियान, नियान, ये सब भी इनर्ट गैसेज हैं। ये न्यूट्रल टाइप की गैसेज हैं जो वायुमंडल में संतुलन की अवस्था को बनाए रखती हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इधर के सालों में बहुत ही ज्यादा महत्व दे दिया गया है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। और अगर परसेंटेज देखें तो ये 0.03% ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इट इज ए टेम्पररी गैस और पहली बार इस पृथ्वी पे जो मेजर किया गया था कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वो 1958 में मेजर की गई थी। और ये माना गया है कि 1958 में जब पहली बार ये मेजर किया गया था, तब से लेके और आज तक बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव जनित गतिविधियों से इसकी मात्रा वायुमंडल में 30% बढ़ चुकी है। यह भी कहा जाता है कि प्री इंडस्ट्रियल युग में जो 273 ppm था कार्बन डाइऑक्साइड, एट प्रेजेंट ये 400, मोर देन 400 ppm हो गया है। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का प्रभाव है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेज ये कहा जाता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जब हम ग्रीन हाउस गैस इसको बोलते हैं और ये बोलते हैं कि इन्हीं गैसेस के कारण वायुमंडल का तापक्रम लगातार बढ़ रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज। ये हरित गैसें हैं क्या? तो ये ऐसा होता है कि अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो इन ग्रीन हाउस गैसेज से जो छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन हैं, वो तो इससे होकर पास हो जाती हैं, लेकिन जो लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें हैं वो इनके द्वारा फिल्टर कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेज आर वेरी पार्शियल गैसेज थ्रू व्हिच शॉर्ट वेव रेडिएशंस कैन पास, whereas they filter or they trap the long wave radiation। अब आप सोचिए कि गर्मी के दिनों में जब इस पृथ्वी पे लंबे तरंगदैर्घ्य के विकिरण, लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा रोक दिए जाते हैं, तब अभी पृथ्वी का तापक्रम या इंडिया का तापक्रम गर्मी के दिनों में 42, 43, 44, 45, 46 हो जाता है, अनबियरेबल। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें भी पृथ्वी पे आ जाती और गर्मी के दिनों में यहाँ का तापक्रम +100 हो जाता। इसका मतलब जो गर्मी के दिनों में 46 तक ही तापक्रम रह जाता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब रात के समय जब टेरेस्ट्रियल विकिरण होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, व्हाट इज लॉ ऑफ रेडिएशन, व्हाट इज प्लैंक्स लॉ, आगे बताऊंगा ये सब मैं। उसमें एक चीज ये भी होता है, प्लैंक्स लॉ ये बोलता है कि जिस चीज का तापक्रम जितना कम होगा उससे उतनी लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें निकलेंगी। पृथ्वी का तापक्रम कम है तो इससे लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें, सूर्य का तापक्रम ज्यादा है तो उससे छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें निकलती हैं। तो अब जब पृथ्वी से रात के समय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, क्योंकि पृथ्वी का तापक्रम कम है, वो लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें फिर इन ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा रोक दी जाती हैं, वो अंतरिक्ष में नहीं जाने पाती।
पृथ्वी गर्म होती है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आप सोचिए, जब पृथ्वी गर्म हो रही है, ये ग्रीन हाउस गैसेस फिल्टर कर दी जाती हैं, अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं, तब जाड़े के दिनों में हम लोग तापक्रम पाते हैं अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में -1, -2। अगर ये लंबी तरंगदैर्घ्य की किरणें अंतरिक्ष में चली जाती तो संभवतः -30, -20 तापक्रम हो जाता। इसका मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैसेस दे एक्ट एज ए थर्मल इंजन। वो पृथ्वी के तापक्रम को नियंत्रित करने में बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस वी गेट द टेम्परेचर इन विच लाइफ कैन सस्टेन। नहीं तो तापक्रम दिन में बहुत गर्म और रात में इतना ठंडा हो जाता कि हम यहाँ पे निवास नहीं कर सकते। आप देखिए, चंद्रमा की सतह पे वायुमंडल नहीं है, तो चंद्रमा में दिन और रात के तापक्रम में बहुत अंतर है। जिन जगहों पे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे वीनस, उसका तापक्रम बहुत ज्यादा है। जिन ग्रहों पे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत कम है, उन ग्रहों पे तापक्रम बहुत कम है, या दिन और रात के तापक्रम में बहुत ज्यादा अंतर है, जैसे मंगल ग्रह। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये महत्ता है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही है तो ये कैसे कम होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके कम होने के दो बहुत इंपॉर्टेंट सिंक हैं। एक तो ओशन और दूसरा प्लांटेशन, या हम यूं कहें पेड़ पौधे, या हम कहें एफॉरेस्टेशन या ट्री। बहुत बड़ा सिंक है ओशन, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आप समझिए कि पाई जा रही है, उसका अभी भी ये माना जाता है कि 50% इज प्रेजेंट इन द ओशन। And the tree, they are very important in regulating the percentage of the carbon dioxide in the atmosphere. तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की महत्ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। अब एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देयर आर सो मेनी ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, जब भी जलवायु परिवर्तन की बात होती है, तब हम ये बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा इसलिए होता है कि दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की हाफ लाइफ कुछ घंटे की होती है। कुछ ही घंटों में वो टूट जाती हैं या किसी और गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेयर एज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 6 to 7 years, जबकि और कुछ घंटे हैं बस। इसलिए जब भी हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, हम सबसे पहला नाम और सबसे आखिरी नाम या सबसे महत्वपूर्ण नाम हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही लेते हैं। इसके बाद से एक गैस आती है ओजोन। ओजोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ओजोन जो है ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को, जिनके कारण कि कैंसर होता है, जिनके कारण कैटरैक्ट होता है, जिसके कारण स्किन में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसके कारण कि हम यूं बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है, वो ओजोन सूर्य की परावैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जो ओजोन है, ये माना जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द ओजोन। ये माना जाता है कि ये ओजोन जो है, इनका डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड बिकॉज ऑफ द मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, ऐसा माना जाता है। और 1985 में ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल पाया जा रहा है। पूरे विश्व में तहलका मच गया और ये माना गया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CH3Cl जो है, ये कोल्ड स्टोरेज से, फ्रिज से, AC से, जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो सकते हैं, उनके द्वारा निकलता है। तुरंत ही एक प्रोटोकॉल किया गया। हमको लगता है कि जितनी भी पर्यावरण से संबंधित या अर्थ के संरक्षण के लिए जितने भी समिट्स हुए हैं, जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि अब जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनेगा वो क्लोरोकार्बन और मिथाइल क्लोराइड फ्री बनेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1986-87 में हुआ था, उसके बाद से काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि उस ओजोन होल में रिकवरी लगातार चल रही है और अब ऐसी भयावह स्थिति नहीं है कि बहुत ही ज्यादा दुखित होने की बात है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्या हुआ कि ओजोन में होल जो है वो हमें अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही दिखा। इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओजोन। ओजोन का जो वितरण है वो बड़ा ही असमान है।
अगर हम भूमध्य रेखा से देखें 0 डिग्री लेटीट्यूड से देखें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, जिसको हम लोग आर्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक सर्किल या सब पोलर सर्किल नॉर्थ एंड साउथ बोलते हैं, 0 डिग्री से यहां तक ओजोन की मात्रा बढ़ती है, ओजोन बढ़ रहा है दोनों हेमिस्फीयर में। लेकिन इसके बाद से लेके और नॉर्थ पोल तक और इसके बाद से लेके साउथ पोल तक ओजोन की मात्रा घटती है, जिसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन प्राकृतिक रूप से ही कम पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी तापक्रम -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, देयर विल बी नेचुरल डिप्लीशन इन द ओजोन। और जब हम ऊपर जाते हैं 165 मीटर 165 मीटर, तो बिकॉज ऑफ द लैप्स रेट, ह्रास दर के द्वारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम कम हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में जब जमीन पे ही तापक्रम कम है, तो जहां पे ओजोन पाई जाती है वहां पे जब हम जाते हैं 30 से और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे, -80 से कम हो जाता है और प्राकृतिक रूप से ओजोन का क्षरण होता है। अब ये जो ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ये तो बहुत ही फायदेमंद ओजोन है, लेकिन एक ओजोन पृथ्वी की सतह के पास भी पाई जाती है, जो कि ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। और ये ओजोन इसलिए पाई जाती है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं या जो स्मॉग होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीजन एक आयन अलग हो जाता है, फिर वो जो ऑक्सीजन का एक आयन अलग हुआ, वो जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो वो ओजोन बना देता है। ये ओजोन एंथ्रोपोजेनिक ओजोन है और ये ओजोन बहुत ही घातक होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, अस्थमा के लिए, मतलब हम बहुत सी तरीके की दिक्कतें इस ओजोन के कारण होती है। और इस ओजोन को हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं, विच एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। तो ये तो इंपॉर्टेंट गैसेस नहीं जिनका ये इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। और हम ये बोल सकते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस मतलब यह है कि यही बादल बनाने में काम आते हैं, यही बरसात होने में काम आते हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हैं तो ये प्रिज्म की तरीके से भी काम करते हैं और ये वायुमंडल के बहुत से रेडिएशंस को या सूर्य के बहुत सी किरणों को अवशोषित भी कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर लेते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हम लोगों को जो सूर्योदय के पहले लाइट दिखाई देती है और जो सूर्यास्त के बाद लाइट दिखाई देती है, जिसको हम लोग ट्विलाइट बोलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑल्सो। अब जो दे आर द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वाटर वेपर्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये लिक्विड पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वाटर वेपर्स क्लाउड बनाने में काम आते हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, या जो वेदर का फ्लक्चुएशंस होता है, जो मौसम में क्षण में बदलाव होते हैं, उसके लिए भी ये क्लाउड बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, या वाटर वेपर्स बहुत भी महत्वपूर्ण होते हैं। वाटर वेपर्स के कारण भी बहुत से काम होते हैं। जब हम आपको स्कैटरिंग बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो मैं बताऊंगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, मी स्कैटरिंग क्या होती है, रैले स्कैटरिंग क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी एंड द एटमॉस्फेयर। जब हम इंसोलेशन पढ़ेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तब ये सब चीजें बताएंगे। इस तरीके से ये वाटर वेपर जो कि लिक्विड पार्ट है कंपोजिशन का, ये क्लाउड फॉर्मेशन में और प्रेसिपिटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के संगठन के बारे में ये बातें हैं। मैं आप लोगों को, इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम, यू मे आस्क। मैं ये चाहता हूं कि जो भी क्लाइमेटोलॉजी की चीजें हैं, आप सब तक बहुत ही सहज तरीके से पहुंच जाएं। थैंक यू।